हेलो एवरीवन, अभी देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये 12th का फिजिक्स है। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पेज नंबर 147 पे 6.7 ना। तो देखो 6.7 में क्या बोलता है, पेज नंबर 147। तो पहले गिवन डाटा लिखो, कितना सिंपल है। देखो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग है ये, ऑफ लेंथ कितना दिया, एल का वैल्यू 0.5 मीटर बराबर है, इज 225 मीटर पर सेकेंड। लेंथ दे दिया, वेलोसिटी भी दे दिया, कितना दिया है 225 मीटर पर सेकेंड बराबर है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो देखो फर्स्ट वाला तो है, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है ना, ये दोनों, ये देखो ये तो फिक्स्ड ही है ना, ये भी फिक्स्ड है। तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा ना। और बोथ एंड है, लेंथ तो दिया है, तो लैम्डा को लेंथ के फॉर्म में लिख दो ना। तो लैम्डा इक्वल टू 12 होगा ना। देखो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा सिर बनाया ऐसा, तो एल इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई 2 ना। देखो डायग्राम भी देख सकते हो, पेज नंबर 146 पे दिया है, फिगर नंबर 6.11 का, उसका फॉर्मूला बताया था ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। और लेंथ के फॉर्म में क्या है, यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 2l आएगा ना। तो ये इक्वेशन 1 2 में डाल दो, तो क्या मिलेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2l बराबर है। तो अभी कैलकुलेट कर लो, फिर हो गया। वेलोसिटी की वैल्यू कितना दिया, 225 टू 2, लेंथ का वैल्यू दिया 0.5, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो आंसर कितना है तुम्हारा 225 हर्ट्ज। इतना सिंपल तो था, समझा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, उसी का सब क्वेश्चन दिया है। क्या बोलता है, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन द इफ बोथ एंड्स फिक्स्ड। तो हो गया ये तो। व्हाइल दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल हार्मोनिक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो लैम्डा निकालना है इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन। तो ये केस 2 के लिए है, ठीक है, ये केस 2 सॉल्व करेंगे अभी। केस 2, केस 2 में क्या है, स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, लैम्डा निकालना है। तो डायरेक्ट लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी ना। तो वेलोसिटी इस टाइम कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट एन का वैल्यू डाल दो, यही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग कैलकुलेट किए। तो ये वाला का यूज यहाँ पे कर लो। तो ये 330 डिवाइड बाई 225, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, समझा। तो कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है बताओ, यह आता 1.467 मीटर। लैम्डा, लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, ये भी लेंथी होता है ना, इसलिए, समझा। चलो यहाँ तक लिख लो, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये 12th बोर्ड में आएगा, तो अच्छे से लिखना, ठीक है, थ्योरी पार्ट है ये। तो टॉपिक का नाम लिख लो, लॉज ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी ऐड कर लो, वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर टेंशन इज गिवन एज। तो ये भी स्टेटमेंट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a vibrating string under tension is given as, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आता है 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई m, ठीक है। तो सब बताता हूँ, l क्या है, लेंथ है, n क्या है
फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स ही होता है, ठीक है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा बनता है, अभी बताया था, दोनों साइड फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है ये तुम्हारा लेंथ, ठीक है। तो इसी को तुम वाइब्रेट करोगे तो ये वेव ऐसे बनाएगा, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो ये स्ट्रिंग एक टाइट है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसके अंदर टेंशन होता है, ठीक है, टी, जो जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। दो चीज को अगर ऐसे खींच रहे तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसी को टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। और एम क्या है, मास, ये जो स्ट्रिंग का मास है उसको बोलते हैं। तो एम है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब बताता हूं, ये देखो हर एक स्ट्रिंग का छोटा छोटा पार्टिकल्स का मास होगा ना, तो अगर पूरा स्ट्रिंग लेंगे तो ये आएगा मास पर लेंथ। अगर इतना पार्ट ले लो, मान लो 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो इसका मास डिवाइड बाय इतना लेंथ, मान लो ये L/7 है, तो L/7 है, समझा ना। तो इसलिए लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। अभी इसमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला से हम लोग इसका फर्स्ट लॉ क्या डिराइव कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। L बोले तो लेंथ, लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये लिख लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of vibration of a string is inversely proportional to the length of vibrating string, ठीक है। if tension and mass are constant, T और M को constant लेंगे तब, if tension and mass per unit length are constant, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, N is inversely proportional to 1/L, ठीक है, if T and M are constant, ठीक है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता। तो फॉर्मूला से ही मैं लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लिख रहा हूं, तो सेकंड लॉ क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अपना, N = 1/2L √of T/M। इस टाइम मैं लिख सकता हूं ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन व्हेन लेंथ एंड एम इज कांस्टेंट, तो ही लिखना है, लिख लो। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्ट्रिंग, लॉज ऑफ स्ट्रिंग में टेंशन से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ टेंशन लिखो, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंशन में क्या आएगा बताओ, ये आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग is directly proportional to the square root of tension if vibrating length and
mass per unit length is constant. Mass per unit length is constant. ठीक है, तो यहाँ पे n is directly proportional to under root of t. ठीक है, t टेंशन है जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, where L and M are constant. ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया ना लॉ. थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी मास को बोलते हैं. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ है ना, इसलिए. तो इसका थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सब में सेम ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज. तो देखो यहाँ पे n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है ना, तो उसको लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग लीनियर डेंसिटी बोलते हैं ना. ब्रैकेट में लिखो लीनियर डेंसिटी. इफ टेंशन एंड लेंथ आर कांस्टेंट एंड वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आर कांस्टेंट. ठीक है, तो n is direct inversely proportional to 1 upon under root of m if t and l are constant. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर इसमें और पॉइंट्स बताओ. को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं m को, लीनियर मास डेंसिटी को. ठीक है, तो अगर r is the radius and rho is the density of material of the string है. ठीक है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में इसका छोटा, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसका अगर डायरेक्ट ऐसे मैं कट करूँ, उसको मान लो बड़ा ले लो ऐसे जूम करके, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? रेडियस. बराबर है. और ये स्ट्रिंग मटेरियल से बना ना, तो उसका डेंसिटी भी तो होगा ना, रो को डेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पे लिख लो, इफ r इज द रेडियस एंड रो इज डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ स्ट्रिंग, then linear density is given by linear density is given as, तो उसको हम लोग लिखेंगे linear density. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना. क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो इसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ पे लिखते हैं. इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू डेंसिटी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से तो वॉल्यूम मिल जाता है ना, और पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ से डिवाइड कर लो, और डेंसिटी से भी ना, इनटू डेंसिटी, तो ये इनटू रो आ जाएगा. यहां तक क्लियर है? तो देखो, राइट वाला मिटाओ, राइट वाला. तो आगे देखो, तो हम लोगों को पता है ना कि एज फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी मास m, बराबर है। तो इसमें वैल्यू डाल दो, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू रो मिलेगा। देखो ये एल एल कैंसिल हो गया ना, तो लीनियर डेंसिटी क्या मिला, m इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो। अरे वही लिखा ना, समझा, m की जगह पे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये क्या है, डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और ये बाहर भी ले लेंगे हम लोग r, इसमें दो r है ना, तो एक बाहर लेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस है, बराबर है। Thus the fundamental frequency of vibration the string is inversely proportional to radius of the string। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। Thus fundamental frequency of vibration of a stretch string is inversely proportional to radius of a string and square root of material of vibrating string। ठीक है, यहां तक लिखो। तो देखो 6.9 न्यूमेरिकल करता हूं, पेज नंबर 149 पे दिया है, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। A sonometer wire of length 50 सेंटीमीटर, तो पहले गिवन डाटा लिखो। लेंथ का वैल्यू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर में करूंगा तो कितना का आएगा, 50 अपॉन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये जाएगा, तो आएगा 0.5 मीटर लेंथ का वैल्यू। मीटर में क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वेट कितना दिया, मास का वैल्यू 3.5 kg, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना, ऑलरेडी 3.5 kg है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है, इनका वैल्यू 125 हर्ट्ज, इसके ब्रैकेट में लिख देना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां तक डिटरमाइन लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब आपको एम निकालना है ना, टू फाइंड। इतना लिखने के लिए 1 मार्क है, लिख दोगे ना, क्वेश्चन तो लिख दोगे, इतना 1 मार्क मिल जाएगा। न्यूमेरिकल टफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई n, ये लिखने के लिए हाफ मार्क, तो 1.5 तो ऐसे आ गए बिना सॉल्व किए। ये तेरे को याद करना है, ये तो कोई भी रट सकता है ना भाई, दिमाग नहीं है वो भी कर सकता है, ये बिना दिमाग वाला है भाई। ये लिख देना क्वेश्चन और ये रट लेना, 1.5 मार्क आ गया 3 में से। निकालना गया लीनियर मास डेंसिटी, तो देखो अभी अपने को n पता है, l पता है, तो m निकालना है, तो t कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो t कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, तो देखो टेंशन क्या है, फोर्स ही तो है, ध्यान से सुनो, जस्ट दक्ष, t इक्वल टू f है, और F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma होता है ना, तो m पता है अपने को कितना, 3.5,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करो कितना आता है, ये आता है 34.3 न्यूटन। तो तुम्हें टी भी तो पता चल गया अभी, यहां तक क्लियर है। अभी वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। कैलकुलेट कर दो। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। ध्यान से सुनो, खाली ये निकालना है अपने को, बाकी सब पता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आएगा, तो 2l इंटू एन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। ठीक है, तो ये निकालना है अपने को। तो अंडर रूट ऑफ एम इधर ले लेता हूं, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाई 2l इंटू एन, ऐसे लिख सकता हूं। ए रूट एम को इधर लिया, इसको डिनोमिनेटर में लिया। अभी स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तब ये अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एम का स्क्वायर इन इक्वल टू रूट टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2l n का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, इससे कैंसिल होता है। ये पता है ना, नहीं जिसको पता देख लो। रूट x का मतलब है x रेज टू 1/2, रूट x का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब है x का पावर 1/2, इसका मतलब, और ये 2 है तो यहाँ पे 2 आता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो x आता है। तो ये क्या बचा m, ये क्या बचा t, और ये क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर n स्क्वायर। तो आंसर डाल दो। अभी इसको करेंगे, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो इसको और इजी कर देता हूँ। 3.5 9.8 को 10 ले सकता हूँ, तो ये आपका 35 आ जाता है। तो इसके जगह पे 35 ले लो, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 4। लेंथ का वैल्यू कितना था 0.5, उसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। n का वैल्यू कितना है 125, उसको स्क्वायर करो तो 125 इंटू 125, सॉल्व कर लो, m का वैल्यू आएगा लीनियर मास डेंसिटी का कितना है 2.2 10⁻³ आया। ठीक है ना, kg पर यूनिट लेंथ, ये लिख लो kg पर मीटर है, m मतलब मीटर है। 6.10 में प्रॉब्लम 6.10 पेज नंबर 150 पे है ना, स्टेट बोर्ड। तो देखो क्या बोलते हैं, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम क्या है गिवन में, सेम क्या क्या बोल दिया, ये सेम मटेरियल सेम है, जो मतलब स्ट्रिंग बना वो सेम मटेरियल का, मान लो एल्युमिनियम से बना है तो एल्युमिनियम का है। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया सेम है। ये भी पॉइंट लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आर स्ट्रेच ऑन सोनोमीटर इन सेक्शन लेंथ ऑफ द वन वायर। तो L1 का वैल्यू कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट करने आता है ना मीटर में, हाँ क्या नाम रूपल आता है, मीटर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तो देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर डिवाइड बाई, ये 100 को नीचे लूंगा तो इसलिए डिवाइड करते हैं। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड, और मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये पॉइंट याद रखो, देखो लिख दिया हूँ। तो इसको क्या करूंगा 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो 0.6 मीटर आएगा L1 का वैल्यू, सही है। उसी तरह से दूसरा लेंथ दिया है, कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में करूंगा तो कितना आएगा 0.3 मीटर। यहां तक क्लियर है। अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर, ठीक है, ऐसे वायर लगा, लेंथ इसका दिया है कितना 0.6, यहाँ पे जाके डक्स बैठ गया ऐसे, तो अननोन मास है ना उसका, पता नहीं मास कितना है, उसके ऊपर लटक गया वायर पे।
ठीक है, अननोन मास इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर, सेकंड वायर इज लोड इज 1.5 kg। दूसरा लोड जो है ये L1 है, L2 पे कितना है 0.3 मीटर। तो यहाँ पे जो मास है मनीष सर, उसका मास है इधर दिया हुआ, कितना है 1.5 kg का है। ठीक है, तो इसका मास निकालना है, ये अननोन मास। तो बहुत सिंपल है, तो अभी ये लॉ लगा दो, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। इफ बोथ द वायर वाइब्रेट विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द लोड। बहुत सिंपल है, तो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ T बाई M। तो ये निकालना है M, तो कर लो भाई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो लिख लेता हूं। तो दोनों दो केस के लिए क्या होता है, ये तो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है ना, इसको क्या बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। तो दो केस के लिए क्या आएगा, N1 बाई डिवाइड करूंगा तब, अभी तो पहले लिखो N1 बाई N2 लिख देता हूं, और ये आ जाएगा 1/2L1 अंडर रूट ऑफ T1 बाई M1 डिवाइड बाई 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T बाई M2, ये भी 2। यहाँ तक क्लियर है ना, फॉर्मूला तो सेम है, खाली वैल्यू अलग अलग हो गया, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूं। तो अभी क्या करेंगे, वैल्यू डाल दो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये तो L2 ऊपर चला जाएगा, समझा। लेफ्ट वाला मिटा दो, यहां तक लिखो पहले, फिर बताता हूँ, पॉज करो, यहां तक लिखो, करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो तक। इसको मैं अरेंज करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, N1 बाई N2 इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा L2, तो L2 बाई L1 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा T1 बाई M1 इंटू T2, ऊपर में आएगा M2। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी ध्यान से सुनना, ये सेम वायर था, बोला था ना उसने सेम वायर है, खाली लेंथ अलग अलग है, तो उसका मतलब लीनियर मास डेंसिटी सेम होगा ना, समझा ना, सेम मटेरियल है, तो कैंसिल कर दिया। अभी लेंथ पता है अपने को, L2 कितना था 0.3, ये कितना था 0.6। तो देखो यहाँ पे मैं बैठा था ना बंदा, इसका मास निकालना है, मतलब उसका mg निकालना है, mg मतलब टेंशन, अभी बताया था mg, तो ये वैल्यू निकालना है t, तो तुम्हें T1 निकालना है, तो उसको रखो। T2 तो निकाल सकते हैं ना, ये बंदा का मास पता है 1.5 इंटू 9.8, समझा। और यहाँ पे क्या बोला था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। क्वेश्चन पढ़ो, सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो N1 इक्वल टू N2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1। अभी सॉल्व करो, देखो एक ही अननोन क्वांटिटी तो है इसमें, आ जाएगा ना, सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल कर लो, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ T1, ये कितना आएगा 1.5, इसको 10 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, इधर ले लो 2 अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा ना, ये समझा ना। तो इसको कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 इंटू 15 इक्वल टू T1, बराबर है, समझा। ये एक स्टेप गायब कर दिया, तो देखो 2 इंटू रूट 15 इक्वल टू रूट T1 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये आएगा ना 2 का स्क्वायर 4, और ये अंडर रूट हट गया 15, अभी कितना है 60 इक्वल टू T1, तो फोर्स है ना, तो न्यूटन यूनिट 60 न्यूटन लगभग होगा। देखो तो मास निकालना है तो कर सकते हो, ये तो फोर्स है ना, F इक्वल टू M, तो ये कितना है 60, तो M पता चल जाएगा, G 10 पता है, तो कितना किलो का बंदा बैठ गया था 6 kg से, मेरे से भी ज्यादा वजन वाला, ठीक है, तो लिख लो। न्यूमेरिकल है 6.11 ना, पेज नंबर 150 पे ही दिया एग्जांपल। क्या बोलता है, वायर हैज लीनियर डेंसिटी, गिवन डाटा क्या है, M दिया हुआ ना, कितना दिया है 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। इट इज स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट विथ अ टेंशन, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रिंग है, फिक्स कर दिया है, इसमें टेंशन है 360 न्यूटन,
ठीक है, वायर रेजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 240 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज, मान लो ये N1 है तो N2 कितना है 490 हर्ट्ज। इन टू सक्सेसिव मोड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, तो n का फॉर्मूला क्या है अपने पास 12 अंडर रूट ऑफ t बाई m ना, तो m दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है फर्स्ट का। तो अगर एक का फ्रीक्वेंसी पता है तो उसके नेक्स्ट वाले का क्या आएगा n+1 आएगा ना, तो इसलिए वो यूज किया है। तो देखो इसमें अगर मैं फर्स्ट केस वाला कंडीशन यूज करूं तो n का वैल्यू 420 है, तो ये p/2l और ये अंडर रूट t बाई m इतना लिखो। फिर सेकंड केस के लिए क्या लिखेंगे 490 इक्वल टू p+1 सेकंड मोड डिवाइड बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m। ये समझा क्या, ये फर्स्ट मोड p+1 सेकंड मोड, तो ये दोनों को डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा 1 को 2 से, डिवाइडिंग 1/2 420 डिवाइड बाई 460 490 है ना, इज इक्वल टू, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला पार्ट, और 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ p/p+1 आएगा ना। तो यहाँ से p का वैल्यू कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 420p + 420 इक्वल टू 490p, तो इसको इधर रखो, इसको राइट में ले लो, तो 420 इक्वल टू 490p माइनस 420p, तो p कॉमन है तो 490 माइनस 420 कितना आता है 70 ना, 420 0 से 0 गया, तो p इक्वल टू कितना है 42/7 6 टाइम, मतलब सेकेंड मोड क्या था आपका p था p, तो उसका अगर मैं कैलकुलेट करूं फ्रीक्वेंसी p का सिक्स्थ मोड का, तो क्या आएगा आंसर n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई m। तो यहाँ पे p का वैल्यू था ना p फॉर्मूला में, तो p की जगह पे 6 डालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। तो मान लो फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n का वैल्यू निकालो, और लेंथ भी निकालना है ना इसमें, हाँ ये n तो पता है 420, ये क्या है 6, अभी कैलकुलेट किया 2 इंटू l का वैल्यू नहीं पता ना, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का, तो l का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे l रखो, अंडर रूट t पता है 630 डिवाइड बाय लीनियर मास डेंसिटी m 4 × 10⁻³ ये कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, यह है 420 इक्वल टू 6/2 इंटू l अंडर रूट ऑफ 360 डिवाइड बाय 4 × 10⁻³ ना, ये 7×6 70 इंटू 2 इंटू l अंडर रूट ऑफ, ये कैंसिल कर लो 9×36 90, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आएगा ना, तो बाहर आएगा 3 × 10⁻², 7 इंटू 2, तो ये 0 से 1 0 गया, और 7 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 10, इसको कैंसिल करो तो 5 हो गया l, तो l इक्वल टू 3 × 5/7 15/7 कितना आता है बताओ, 7 दूनी 14 2.1 मीटर, ये लिख लो।